बड़ी खबर आपको बता रहे, बंगाल की औसग्राम सीट से जीती कलिता माझी। टीएमसी उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना को हराया चुनाव। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने कलिता माझी को अपनी बहन बताया था। दूसरों के घर में बर्तन साफ करती है कलिता माझी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के औसग्राम सीट से कलिता माझी ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी से करीब 1,07,692 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। टीएमसी के श्यामा प्रसन्ना लोहार को उन्होंने हराया है। और सबसे बड़ी बात कि कलिता माझी दूसरों के घर में बर्तन मांजती है। उन्हें बीजेपी ने यह मौका दिया और जब उन्हें टिकट मिला था, हमें याद है कलिता माझी ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दोबारा उन्हें यहां से टिकट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया था। हालांकि तब वो चुनाव हार गई थी, लेकिन दोबारा बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला और इस बार उन्होंने बीजेपी को निराश नहीं किया है। बीजेपी का इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी वो हम समझेंगे। मेरे साथ सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है। भुवन, क्योंकि बीजेपी का अक्सर हमने देखा है कि वो उन पर दांव खेलती है जो शायद अन्य पार्टी कभी ना खेले। कलिता माझी की बात करें, दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है और इसके साथ कलिता माझी बंगाल में घर घर जाकर बर्तन भी मांजती है, तो उन पर बीजेपी ने यूं ही दांव नहीं खेला होगा। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी? देखिए, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, आपने खुद बताया। इससे पहले जब वो लड़ी थी तब वो हार गई थी और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है, यानी कि बीजेपी का भरोसा बेकार नहीं गया है। और अगर आप कलिता को देखेंगे तो सिर्फ 38 साल माफ़ कीजिए 38 इनकी एज बताई जाती है, उनके हलफनामे में जो उनकी उम्र है। ये झाड़ू पोछा, घरों में झाड़ू पोछा करने का काम, जिनको हम मेड कहते हैं, मेड का काम करती हैं। लेकिन ये पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, लिटरेट हैं, अनपढ़ नहीं हैं। तो जो बुनियादी समझ, बुनियादी जानकारी एक आम नागरिक को होनी चाहिए, वो इनको है। दूसरा, एक महिला सशक्तिकरण से भी ये मुद्दा श्रावणी सीधा सीधा जुड़ता है और बीजेपी कलिता के माध्यम से एक पूरे बंगाल में एक मैसेज देने का काम बीजेपी ने किया है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स को अपनी तरफ करने का भी रहा है। महिला सशक्तिकरण यानी कि कैसे उन महिलाओं को जिनका कोई अपना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कैसे वो भी राजनीति में आकर, सत्ता में आकर नीति निर्धारक बन सकते हैं, प्रदेश की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिल सकती है तो मुझे लगता है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रही है। कलिता माझी उनमें से एक है और जैसा कि आपने बताया, अभी 5-6 साल 10 साल का ही अभी उनका एक्सपीरियंस है, राजनीति में ज़्यादा लंबा भी नहीं है। लेकिन कैसे एक मेड पर भरोसा जताकर, कैसे एक मेड सक्रिय राजनीति में आकर पहली बार हार कर मनोबल नहीं टूटा, दोबारा लड़ी और इस बार जीत करके आई। तो एक बड़ा इसे कहें कि एक बड़ी तस्वीर बंगाल से अगर कोई जीत की उभर के आई है तो उसमें से इनकी भी एक तस्वीर है माझी की। बिल्कुल भुवन, और मुझे लगता है कि टीएमसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन्हें बीजेपी ने औसग्राम से टिकट दिया है वो इतनी बड़ी जीत, और कोई कम आंकड़ा नहीं है। जो मार्जिन, जो गैप है वो कोई कम नहीं, 1 लाख से ज्यादा का गैप है टीएमसी प्रत्याशी के बीच में जीत का अंतर अगर बात की जाए। तो जाहिर सी बात है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने बहुत हल्के में इस सीट को लिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी टक्कर, इतनी कड़ी टक्कर उन्हें मिलेगी और जीत जो है यहां से दर्ज की जाएगी। लेकिन भुवन, अगर हम बीजेपी की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी जब भी कोई प्रत्याशी आगे लाती है उसके पीछे बीजेपी सोच समझ कर यह फैसला लेती है। और दूसरी तरफ अगर टीएमसी की बात की जाए, इस बार चुनावों की भी बात की जाए, तो टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों पर फोकस नहीं किया था। टीएमसी में कमी यह रह गई कि टीएमसी बिल्कुल ही बीजेपी पर फोकस थी। उसने अपने पार्टी में काम करने के बजाय बीजेपी विरोधी जो बयानबाजी है, बीजेपी विरोधी किस तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया जाए, इस पर ममता बनर्जी का फोकस रहा है और शायद ये एक बहुत बड़ी चूक टीएमसी के लिए साबित हुई है। बिल्कुल, आप देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं चुनाव में, सत्ता पक्ष के खिलाफ जाती है, एक नाराजगी और भी उसमें कई सारी वजहें जुड़ जाती हैं। तो जो पार्टी सन 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो, उसके खिलाफ किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी होगी? बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी होना एक बात है, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी को अपना राजनीतिक हथियार बनाना दूसरी बात है। बीजेपी इसको भुना पाने में कामयाब रही और उसके कई सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी वजहें हैं जिस पर हम लगातार सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं,
जिनमें से एक हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करना, हिंदू वोटर्स को एकजुट करना। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि मुस्लिम वोटर्स उसकी तरफ नहीं आएगा किसी भी कीमत पर, लेकिन जो हिंदू वोटर है अगर वो उसे एक कर पाई तो सूरत बदल सकती है। और खासतौर पर उन इलाकों पर जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है और हिंदू कहीं ना कहीं वहां दबा हुआ जो है वो अपने आप को महसूस करता रहा, तुष्टीकरण का शिकार जिन जगहों पर हिंदू रहा वहां पर उन्होंने अपना स्ट्रांग होल्ड किया। और ये जो आप कह रही थी कि बंगाल में टीएमसी का जो शासन रहा है उसके कई सारे जो है हम लोग जो नाराजगी है उस शासन के खिलाफ वो कई रूप में देख चुके हैं और बीजेपी ने उन्हें इनकैश किया। मैंने इससे पहले एसआईआर की बात की थी। एसआईआर पर जो काम हुआ है उसको लेकर के लोगों में एक भरोसा है कि घुसपैठियों की शिनाख्त होगी, घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा, जो बाहर से आकर लोग आ गए हैं, जो रोहिंग्या आ गए हैं, जो बांग्लादेशी आ गए, उन्हें खदेड़ा जाएगा, उन्हें वापस बाहर भेजा जाएगा। जो उनके हक के सुविधाओं पर, उनके जो योजनाओं पर डाका डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है श्रावणी, कि कैसे डेमोग्राफी चेंज ना हो, जो संस्कृति है वहां की वो बची रहे। उसको लेकर के एक जंग बीजेपी ने ही यहां पर लड़ी। टीएमसी इस पूरे मामले पर कहीं नहीं थी, ना उसको इस बात की कोई चिंता थी। तो ऐसे में कुछ और बड़े मसले हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ नेपाल के साथ हम वहां शेयर कर रहे हैं। वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि चिकन नेक जिसे हम कहते हैं, वहां से एक जो एक वे कहीं ना कहीं बंगाल का कनेक्ट होता हुआ। तो मुझे लगता है कि यह सोचने और समझने की बात है कि असम और बंगाल दोनों के अंदर बीजेपी का होना न सिर्फ वहां के लोगों के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी, सामरिक नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र की तरफ से जो योजनाएं, जो रोड मैप तैयार हो रहा है राज्य में, उसको उसी रूप में लागू करने वाली क्या सरकार है। क्योंकि बंगाल की अगर आप बात कर रही हैं तो ममता सरकार जब तक थी तो हमने देखा था कि काफी अड़चने आती थी। आप देखिए पॉलिटिकल राइवलरी एक तरफ है, राजनीतिक जो है आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके बीच टकराव हो सकता है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की होती है, बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा की होती है, तो उसमें देश सर्वोपरि होना चाहिए, ना कोई दल या फिर विचार। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहां पर भी काफी रुकावटें उस वक्त आई थी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। अमित शाह जी ने इसको काफी इसका विरोध भी किया था, ममता के इस रवैये का। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो स्थिति है नहीं, बीजेपी यहां सरकार बना रही है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो अब आपको बीजेपी शासन में बदलती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल भुवन जी, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बार बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहे हैं। चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे किसानों की बात कर ले, चाहे प्रवासी मजदूरों की बात कर ले, कई सारे फैक्टर्स हैं। एम फैक्टर्स की बात करें तो ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने मां माटी मानुष का नारा जमकर दिया था, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा एम फैक्टर महिलाएं जो है वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रही हैं। लेकिन क्योंकि भुवन जी आपने यहाँ पे मुसलमानों का जिक्र किया, आपने कहा कि यहाँ पर मुसलमान जो है वो एक तरफा वोट करते आ रही हैं, टीएमसी की तरफ ज्यादातर उनका झुकाव रहता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसने ज्यादातर लोगों को हैरानी में डाल दिया। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो फैसला है वो बदला है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है।